अ कोनिकल टेंट, और जो कल क्वेश्चन करवाया था ना वो भी करवाऊंगी। अ कोनिकल टेंट इज टू अकोमोडेट 11 persons. Each person must have 4 square meter of space. सिया ऑनलाइन क्यों? मैम मेरे को ना थोड़ा सा फीवर हो गया। ओहो, तुम्हारी इम्यूनिटी बहुत वीक है बच्चे। टेक केयर ऑफ एयर टू ब्रीथ। फाइंड द हाइट ऑफ द, ये 3-4 क्वेश्चंस होंगे सरफेस एरिया वॉल्यूम के। 4 मैं कहूंगी, 2 तो केस स्टडीज हैं। वन इज दिन योर बुक, आपके में सिलेंडर और सिलेंडर में स्फीयर फिट किया हुआ है वैसा वाला। ठीक है, तो इस केस में फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। सो दिस क्वेश्चन हैज टू एस्पेक्ट्स टू इट। इसमें दो देखो चीजें हैं। कोनिकल टेंट, एक तो हमें हाइट निकालनी है कोन की, ठीक है, और दिया हमें हुआ है कि इट अकोमोडेट्स 11 पर्सन एंड एवरी पर्सन हैज 4 स्क्वायर मीटर ऑफ स्पेस ऑन द ग्राउंड। ठीक है, एंड 20 क्यूबिक मीटर्स ऑफ एयर टू ब्रीथ। मैंने कल भी आपको जो क्वेश्चन करवाया था उसमें ये कहा था, हाँ, कि अगर हमारे पास स्क्वायर मीटर्स दिए होते हैं तो वो एरिया है, आपको चेक करना है वो एरिया किस चीज का है। सो दिस इज द एरिया ऑफ द ग्राउंड। तो एक कोनिकल टेंट अपने पास है, जो उसका ग्राउंड है ये वाला। यहाँ पर हर एक आदमी को, हर एक मैन को या हर एक पर्सन को खड़े होने के लिए 4 स्क्वायर मीटर्स चाहिए। अगर 11 पर्सन अकोमोडेट होते हैं, इसका मतलब व्हाट इज द एरिया ऑफ द बेस ऑफ कोन। क्या करेंगे हम? 11 इंटू 4 स्क्वायर मीटर्स, दैट इज 44 स्क्वायर मीटर्स। और एरिया ऑफ द बेस ऑफ द कोन, बेस कोन जो है वो एक सर्कल है, तो वील हैव पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 44। 22 इंटू 7 आर स्क्वायर इज 44। ये ठीक है, पाई आर स्क्वायर इज 44। तो आप इसे जब कैलकुलेट करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर, और यहाँ से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, आर स्क्वायर इज 14। ठीक है, आर स्क्वायर इज 14, तो रेडियस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 14। क्लियर हो गया? आर स्क्वायर इज 14, सो रेडियस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 14। तो फाइन, हमारी कैलकुलेशन तो बिल्कुल सही है, हमने इसे कैलकुलेट किया है। तो 7 2 14, r square is coming as 14. Now it says it has 20 cubic meters of air to breathe. Right? तो अब उसमें हमें दिया हुआ है 20 cubic meters of air. That means volume is equal to 20 into 11, which will be equal to 220. और ये किसके इक्वल होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से अगर आप फॉर्मूला यूज कर लोगे, अश्मित लेट क्यों हो गए हो? नहीं बता, 420 का टाइम है ये। 1/3, 22/7, आर स्क्वायर की जगह आप 14 लिख लो। हाइट हमें निकालनी है, दैट इज इक्वल टू 220। तो ये हमारा गया 10, देन दिस इज 2, दिस इज 5, तो हाइट विल बी इक्वल टू 15 मीटर। हाइट ऑफ द टेंट इज इक्वल टू 15 मीटर्स। समझ में आ गया ये?
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, या लिख लिया ये? यस मैम लिख लिया। चलो नेक्स्ट वन। कनिष्का ने कहा था ना वो 4:30 तक आ जाएगा। A conical tent is 9 meters high and radius of the base is 12 meters. So what is the cost of canvas required to make this tent if 1 square meter of canvas costs ₹10? ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तो बहुत इजी है, तब तक वो करो। लेट मी राइट द सेकंड पार्ट। अब ये वाला इंपॉर्टेंट है और ये वाला जरूरी भी है सोचने के लिए। हाउ मेनी पर्सन्स कैन बी अकोमोडेटेड? It is somewhat like a decision making question. Accommodated in the tent if each person requires if each person requires 2 square meters of ground and 15 cubic meters of space to breathe in. ग्राउंड पर देखो, फर्स्ट पार्ट आप निकाल सकते हो। कॉस्ट ऑफ कैनवस में आपको पाई आर एल निकालना है, ठीक है। पाई को उसने कहा है नथिंग इज गिवन, सो रेडियस आपको 3.12 दिया, तो आई यूज 3.14, ठीक है। और हमारे पास हाइट है, रेडियस इज 12 एंड व्हाट अबाउट द स्लैंट हाइट? 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर का अंडर रूट 144 प्लस 81 225 हो गया, तो ये आ जाएगा 15, ठीक है ना। और 1 स्क्वायर मीटर कॉस्ट ₹10, तो फर्दर आपको उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। दिस वन थिंग आई थिंक यू कैन फाइंड आउट वेरी वेल फ्रॉम योरसेल्फ, ठीक है ना। इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 5652, जो मेरे पास पिछला आंसर आया हुआ था। The first part is quite simple to understand. What about the second part? उससे क्या समझते हो आप? How many persons can be accommodated in this tent? हर एक पर्सन को 2 स्क्वायर मीटर्स ग्राउंड चाहिए और 15 क्यूबिक मीटर्स ऑफ स्पेस चाहिए टू ब्रीथ इन। तो जो आपके पास टेंट है, सिया काम कर रही हो तुम? यस मैम। ठीक है। इफ ईच पर्सन रिक्वायर्स 2 स्क्वायर मीटर्स ऑफ ग्राउंड, तो ऐसी कौन जिसकी हाइट है 9 to 12, height is 9 and this space, this radius is 12, तो इस कोन में किसी भी एक आदमी को खड़े होने के लिए, किसी भी एक पर्सन को खड़े होने के लिए 2 स्क्वायर मीटर्स ऑफ ग्राउंड चाहिए। तो बेस्ड ऑन बेस एरिया हाउ मेनी पर्सन्स कैन बी एकोमोडेटेड, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पर, आई विल टेक इट एज 3.14, क्योंकि पहले भी 3.14 लिया था, इंटू 12 इंटू 12। समझ में आ गया? इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 48 16 37, then again 12 से 96 72 81 1 8 कैरी 84 और 8 हो गया 92, 36 और 9 हो गया 45। मल्टीप्लाई कर लूं, so you have
these many square meters of space area, इतना आपके पास है, और number of persons can be accommodated. तो आप क्या करोगे, 452.16 by 9 और by 2, एक को चाहिए कितना 2, इसके अकॉर्डिंगली यू रिक्वायर 226 पर्सन. पॉइंट वाले को हम भूल जाएंगे बिकॉज यू कैन नॉट अकोमोडेट कि आधा अंदर आ जाए आधा बाहर रहे, है ना, एक पैर बाहर एक पैर अंदर नहीं करते हम, है ना. तो होल नंबर पे जाएंगे अप्रोक्सीमेट में, अगर इसको 0.9 भी आ जाएगा तो उसको 227 नहीं करोगे. पर्सन के केस में, ह्यूमन बींग्स के केस में वी लीव दैट एक्स्ट्रा असाइड कि नहीं इतना ठीक है. तो एट द मैक्सिमम अगर आप सिर्फ बेस एरिया को कंसिडर करते हो तो आप 226 पर्सन अकोमोडेट कर सकते हो. अब वो कहते हैं कि अगर उसको ब्रीदिंग हम देखें कि अगर हमने एयर अमाउंट ऑफ एयर, हमारा जो माहौल है वो कंजस्टेड ना हो, तो उसके हिसाब से 15 क्यूबिक मीटर स्पेस चाहिए ब्रीद इन करने के लिए. तो 15 क्यूबिक मीटर अगर दिया हुआ है, इसका मतलब हमें क्या निकालना होता है साथ में, वॉल्यूम. तो वॉल्यूम क्या होता है फोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. तो निकाले 1/3 3.14, रेडियस कितना है 12 इंटू 12, हाइट है 9, और इसको डिवाइड कर देंगे 15 से, ठीक है ना. सो बेस्ड ऑन वॉल्यूम्स नंबर ऑफ पर्संस दैट कैन बी एडजस्टेड. तो ये 3 आ गया. यही तो इसका आंसर, यही तो मैंने आपकी कंफ्यूजन दूर करनी थी, समझ में बिल्कुल आ जाएगा, कोई बहुत मुश्किल नहीं है इक्वेशन, ये तो पहले सॉल्व कर ही चुके हो ना. इसको इंटू 3 डिवाइडेड बाय 15 करना है, ये 1/5 हो गया, 3.14, है ना. तो आपने 452.16 को डिवाइड बाय 5 किया तो आपके पास 90% आ जाएंगे. ट्रू टू योर वर्ड्स, बिल्कुल सही बात है. 2 क्वेश्चंस किए हैं वो देख लेना, ठीक है, अच्छे लगेंगे. ये बहुत कुछ लेता है बेटा, मैं क्या करूं इसका, मार खाएगा ये. समझ में आ गया ये. तो 90 भरी हुई थी, खाली थी, खाली थी, भरी हुई थी. हाँ हाँ, सो आई जस्ट, इसने उठा लिया होगा, नीचे गिर गई होगी ना, एवरीथिंग इज अ टॉय फॉर हिम. सो 90%. देखो बेस्ड ऑन बेस एरिया आप कहते हैं 226 बंदे खड़े हो सकते हैं, लेकिन बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल फॉर एवरी पर्सन, खाली है बेटा, अच्छा ठीक है, ओके. तो बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ एयर टू ब्रीथ इन देयर आर 90%. ठीक है ना. तो आप किसको सिलेक्ट करोगे, आप अगर आपको किसी को ऐसे पिच इन करना होगा तो आप अपने उस रूम में कितने लोगों को बिठाओगे, 226 या 90. दैट इज द ओनली ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन. ये सिर्फ इसी चीज के लिए करवाया था बिकॉज मैंने ना इसको, आई हैड टू लुक फॉर दिस क्वेश्चन, हंट फॉर दिस क्वेश्चन, कहाँ से नोट किया था मुझे कुछ समझ ना आया, बट आई रिमेम्बर सच अ क्वेश्चन एग्जिस्टेड. आज से 2 साल पहले करवाया था, ठीक है ना. पिछले साल आई डोंट नो ये लिखा नहीं था, क्यों नहीं लिखा मुझे समझ नहीं आया था, ठीक है ना. तो जब दिया था ना करने को, सब एवरीवन ने सेइंग मैम इसमें आंसर क्या लिखेंगे 226 या 90, ठीक है ना. तो सिर्फ उसके लिए आई गिव दिस ऑप्शन, अदरवाइज रेस्ट क्वेश्चन बहुत इजी है. ये समझ में आ गया, ठीक है. क्वेश्चन कुछ ऐसा था, आपको मैं समझा देती हूँ. पहले तो कहा हुआ है कि एक टेंट बनाना है, उसका भी कॉस्ट ऑफ कैनवस निकालो, व्हिच यू कैन फाइंड आउट इजीली. उसके बाद कहा है कि अगर कितने लोगों को आप इसमें अकोमोडेट कर सकते हो, अगर हर एक को 2 स्क्वायर मीटर्स ऑफ ग्राउंड एरिया चाहिए और 15 क्यूबिक मीटर्स ऑफ स्पेस चाहिए टू ब्रीथ इन. तो ये वॉल्यूम की बात कर रहा है, और ये कर रहा है बेस एरिया, ग्राउंड की बात, ठीक है, बेस एरिया की बात कर रहा है. तो बेस एरिया के बेसिस पर उनके हिसाब से हम 226% अकोमोडेट कर सकते हैं, और वॉल्यूम के हिसाब से हम 90. तो अगर आपने इस रूम में कैसे कितने लोगों को बिठा पाओगे कंफर्टेबली, 226 और 90, 90, ठीक है ना. आप 226 बिठा तो लोगे, लेकिन उससे क्या होगा, उनके पास एयर ब्रीथ इन करने के लिए नहीं होगी. सो व्हेन यू हैव 90, दे हैव द स्पेस आल्सो टू वॉक इन, ग्राउंड एरिया भी होगा, और उनके पास स्पेस ब्रीथ इन वाली एयर भी होगी. So obviously you'll write 90%. At the maximum 90% can be accommodated comfortably. समझ में आ गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. अब सर्कल्स आज स्टार्ट हो जाएगा. इसके बाद ना अब सबने क्या करना शुरू करना है, अपना कोई पिछला चैप्टर या कुछ भी, इस हफ्ते टेस्ट भी होगा, ठीक है ना, सैटरडे को.
ठीक है, और मैं आपको ये वर्कशीट दे दूंगी, बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल अच्छे से, बस आंसर नहीं है तो मैं आंसर अपडेट करके फिर दोबारा से डाल दूंगी, बट अभी फिलहाल दे दूंगी। तो सरफेस एरिया वॉल्यूम का दोनों का सेम है बच्चे, इसमें बस ये आपको अलग अलग सॉलिड्स हैं, उनमें कॉम्बिनेशन है। पर ऐसा है ना, 9th और 10th में सेपरेट नहीं करते हैं द टीचर्स, स्कूल टीचर्स स्पेशली, दे गिव यू कॉम्बिनेशंस। अब कुछ बच्चे तो अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते, वो कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस है, मैम ने ये दे दिया, डिफिकल्ट है। तो अब मुझे होता है कि 10th करवाऊं नहीं करवाऊं, सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम, इसमें सिर्फ विजुअलाइजेशन होती है और कुछ नहीं। तो ये मोस्टली दिस दिस बेसिकली इज अ क्वेश्चन ऑफ 10th क्लास। मैंने ज्यादा सर्कल नीचे कर दिया, इसको हाफ लेवल तक ही लेके जाते हैं, ठीक है। सो दिस शोज इन दिस फिगर टू इक्वल बॉल्स, two same balls have been packed in a cylindrical box. I agree, आपको सिलेंडर नहीं है, पर क्वेश्चन ना आपके बुक में वो डिलीट नहीं किया हुआ, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के 8th में आपने सिलेंडर पढ़े हुए हैं, तो आपको उसका वॉल्यूम भी याद होगा, आपको उसका सरफेस एरिया भी याद होगा, उसका रोटर से। तभी तभी मैंने स्ट्रक्चर करके कह दिया कि सिलेंडर दोबारा रिपीट मत करो, बट गो फॉर कोन एंड स्फीयर, और 9th में आओ और सब 10th में आओ और सब पढ़ लो, ठीक है। बट होता क्या है कि कुछ स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि ये रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल प्लस एक बॉक्स के एजेस को कट कर देते हो आप, और उससे एक रेक्टेंगुलर शीट में 4 स्क्वायर बॉक्सेस को कट करके क्यूबॉइड बनाते हैं, बॉक्स बनाते हैं, तो वो वाले क्वेश्चंस आपके ना वो सब डिलीट हो चुके हैं। दिस वाज दिस क्वेश्चन, ये 10th में मैं करवाऊंगी, बिकॉज यू नेवर नो, ठीक है। ये वाला है कि इसमें हमने ऐसे 4 स्क्वायर्स कट किए, तो अब ये क्या बन जाएगी फिगर आपके पास कुछ इस तरह से। सी ऑनलाइन है, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे फिगर बन जाएगी ये। अब इसका डब्बा बनाना है तो क्या करोगे, यहाँ पर फोल्डिंग दोगे, एक यहाँ पर फोल्डिंग दोगे, एक यहाँ पे फोल्डिंग दोगे, और एक यहाँ पे फोल्डिंग, है ना। तो जितनी आपने कट किया है, जितना आपने स्क्वायर कट किया है, वो 5 मीटर यूजुअली होता है, मतलब 5 सेंटीमीटर, दैट बिकम्स द हाइट ऑफ दिस बॉक्स। लेंथ जो है, यहाँ से 5 गई, यहाँ से 5 गई, तो अगर ये आई थिंक ये 50 या 30 सेंटीमीटर करते हो, ठीक है ना, तो -5 दो जगह, द लेंथ नाउ हैज बिकम 20, और ये 15 होता है, तो नाउ इट हैज बिकम 5 सेंटीमीटर ब्रेथ, और बॉक्स की हाइट तो 20 इंटू 5 इंटू 5 कर देते थे वॉल्यूम ऑफ दिस बॉक्स। और ओपन बॉक्स है, ऑब्वियसली ढक्कन नहीं लगाया है, तो अगर इसका सरफेस एरिया पूछते तो 5 सर्फेसेस का एरिया सीलिंग को छोड़ देते हैं, है ना। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस जो थे, ये सच में आपके मिस हो गए हैं। इजी है पर एक बार करवाना पड़ता है बच्चे, ये सब चीजें होती है कि एक बार दिमाग में डाल दो। हाँ, विद प्रैक्टिस, किसी को 4 प्रैक्टिस चाहिए, कोई एक प्रैक्टिस से क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है। तो जैसे ये 2 इक्वल बॉल्स को हमने एक सिलेंड्रिकल बॉक्स में पैक किया गया है, किया हुआ है, हाइट ऑफ द सिलेंडर is equal to 28 centimeter. Calculate the diameter of the ball, curved surface area of cylinder, volume of one ball. ये किसी बुक में क्वेश्चन नहीं मिलेगा, सच में मैंने लास्ट ईयर 9th के लिए खुद ही बनाया था। वो बताई जाएगी, वो बताई जाएगी, और जिसका मतलब एच टू एच काट है, जिसने पैक का है ना, बताया जाएगा फिर। नहीं, वॉल्यूम अलग चीज है, सरफेस एरिया अलग है। वॉल्यूम इज पानी, सरफेस एरिया इज उसका कितना मेटल यूज हुआ है। प्लास्टिक की बोतल टूट जाए, साइड से क्रैक हो जाए, या हल्का सा पोर्शन टूट के कभी कभी गिर जाता है ना, तो क्या होता है, वॉल्यूम इज अ डिफरेंट थिंग, सरफेस एरिया इज अ डिफरेंट थिंग। जैसे एप्पल्स और ऑरेंजेस को आप मिक्स नहीं कर सकते, है ना, ऐसे ही। हाँ, कभी कभी सरफेस एरिया से किसी चीज को मल्टीप्लाई करके हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, बट हम ये नहीं कहेंगे कि वॉल्यूम में से सरफेस एरिया माइनस होता है। एक क्यूबिक है, एक स्क्वायर है ना। तो मैथ्स का तो सच में एक रूल होता है ना, यू कैन नॉट ऐड एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, करवाया जाता है कि एक्स और एक्स में एक्स ही ऐड होगा, उसमें तो एक्स स्क्वायर भी ऐड नहीं हो सकता, ठीक है ना, वही चीज।
तो इसमें अब बस इसमें सिर्फ आपको दिया गया है हाइट ऑफ दिस सिलेंडर. तो क्वेश्चन ओनली रिक्वायर्स यू टू put your brains in calculating diameter, डायमीटर सिलेंडर का भी, स्फीयर का भी. बाकी ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है. आपको सिर्फ हाइट बताई गई है, आप कहोगे हाइट तो बता दी, लेकिन सबसे बड़ी हमारी इंफॉर्मेशन जो उसने विदहोल्ड कर दी कि रेडियस क्या है. सिलेंडर के पास रेडियस होता है ना. ऐसे ही ये स्फीयर की रेडियस क्या है वो भी हमारे पास नहीं है. बिल्कुल. तो आपने कहा क्योंकि ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है, तो आपने कहा कि अगर ये एच तो भी मैंने कहा था मुझसे स्फीयर गलत बन गया. ये कुछ इस तरह से उनकी दिखाते. ठीक है ना. टोटल हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू यहाँ की डायामीटर प्लस यहाँ की डायामीटर. आई विल टेक 4r. रेडियस दोनों का कितना आ जाएगा? 7. इसका भी रेडियस 7 है. यहाँ जाओगे ये भी 7. दिस इज ऑल्सो 7. बात समझ में आ गई? ठीक है ना. द डायमीटर ऑफ द बॉल कितनी आ जाएगी? 14 centimeter. This is the only thing this question requires you to think, to guess it yourself, to arrive at yourself. मतलब इस क्वेश्चन का ना सबसे वो कहते हैं ना ट्रिकी पॉइंट या इसका स्टार ऑफ द क्वेश्चन इज दिस रेडियस. तो कुछ क्या होता है, कभी कभी दे टेक इट एज 2r. रेडियस को 2r लिया, तो 2 बॉल्स पैक है तो 4r लेना है. 3 बॉल्स पैक होगी तो 6r लेना होगा, है ना. और हाइट भी अकॉर्डिंगली होगी. जो आपकी बुक में क्वेश्चन था उसमें एक सिंगल बॉल पैक थी सरफेस एरिया के साथ. अच्छा, इट्स अ वेरी अनऑफिशियल. मुझे उसमें से बुक के क्वेश्चन से वो करवा दूंगी, वो भी बैठ के कर लेना, कल कर लेना. हाँ, जो भी करना है आज आप मेरे पास यहाँ पे बैठोगी तो सही. हाँ ठीक है. ठीक है, चलो आ जाओ. कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वो तो निकाल लोगे ना. 2πrh है ना. वॉल्यूम ऑफ वन बॉल 4/3πr. ये सब निकाल लोगे, है ना. ये कैलकुलेशंस कर लेना. आंसर चाहे आप मैच भी कर सकते हो. द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस क्वेश्चन वाज टू नो अबाउट द रेडियस. बहुत ऐसा होता है ना कि बच्चे सॉल्व कर रहे होते हैं या फिर आई एम लाइक गिविंग देम टाइम टू सॉल्व, तो मैं 2 मिनट रुक जाती हूँ कि नहीं बोलूंगी. और वो दो, अगर ऑनलाइन क्लास ना हो ना, अगर आप रिकॉर्डिंग नहीं देख रहे हो, आप लाइव बैठे हो, तो वो 2 मिनट लगेंगे, पास हो गया. बट वेन इट्स एन ऑनलाइन क्लास ना, तो या रिकॉर्डेड सेशन होता है, वो 2 मिनट ना गुस्सा आता है कि क्यों नहीं है क्लास आगे बढ़ रही, बिकॉज यू हैव एन एजेंडा कि 1 घंटे में पूरा करना है, इसलिए. ठीक है. और मेरे पास एडिटिंग का बिल्कुल टाइम नहीं होता ना, मुझे आती है करनी. सच में आई ट्राइड अ लॉट, पर मैंने कहा जिस काम में अच्छे हो ना वही करना चाहिए. इन सब काम. हाँ सही बात है. वो भी करेंगे बट हाँ ये नहीं कि मतलब उस चीज को, आई डोंट नो, से नहीं होता. वो एक अलग लेवल का टैलेंट है. A conical shape is scooped out from a hemisphere of diameter 21 centimeter. Now this question can come in your exams. अगर किसी के दिमाग में ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया तो, क्योंकि हेमिस्फीयर भी आपको है, कोन भी आपको है. अ कोनिकल शेप, ये किसी बुक में नहीं था. बस हेमिस्फीयर में ना वो स्फीयर में से या फिर कोन में से स्फीयर को स्कूप आउट कर दिया, वैसा कुछ क्वेश्चन अगर करते हैं. ठीक है ना. अब कोन में स्फीयर को स्कूप आउट करना बड़ा मुश्किल होता है. A conical shape is scooped out from a hemisphere of radius of diameter 21 centimeter. Find the height of cone. Next is find the inner CSA of cone. Find the outer CSA of hemisphere. अच्छा, आपको पता है डायमीटर 21 है, तो व्हाट अबाउट रेडियस कितना हो गया?
21/2 सेंटीमीटर, रेडियस इज 21/2। अब कोन की हाइट निकालनी है तो वो क्या होगी, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, हाइट, हाँ हेमिस्फीयर, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक हो गया बात, ये समझ में आ गया ना, कोन की हाइट, क्योंकि अगर आपने स्कूप आउट किया है बिल्कुल, तो इसका मतलब आपने बिल्कुल एंड तक इसके लेकर गए हो, स्क्रैपिंग की है बिल्कुल एंड तक की है, तो हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, तो वो हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। तो आपके पास अब सारी इंफॉर्मेशन है, यू हैव द इनर CSA, उसके लिए आप करोगे पाई आर एल, आउटर CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2πr²। रेडियस दोनों की सेम है, यहाँ पे स्लांट हाइट निकालनी होगी, हाइट ऑफ कोन मतलब वो स्टार ऑफ द क्वेश्चन था, अपने लॉजिक से सोचकर कि हाइट क्या होगी, रेडियस है, डायामीटर है, वो सोचना होगा। तो इस केस में इट विल बी द रेडियस, क्योंकि हेमिस्फीयर है। ठीक है, ये करो क्वेश्चन, इसके बाद ना हम स्टार्ट करेंगे। 2 मिनट लगाओ क्वेश्चन कैलकुलेशन करना। यहाँ पे पढ़िए साइंस, मतलब मैं कहती हूँ मेरी क्लास में साइंस नहीं पढ़ाई जाएगी, तुम कह रहे हो नहीं मैं पढ़ूंगी। चलो हो गया बच्चे, आपका ना इस हफ्ते अगर मैं लूंगी फ्राइडे टेस्ट लूंगी, तो 4 दिन में आई हैव दिस टारगेट टू कवर योर सिलेबस। 4 दिन में सरफेस एरिया मैक्सिमम जितना करवाना चाहती हूँ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट और क्या चाहिए हमें, और हमारे टारगेट में है आपका टेस्ट, तो वो मैं फ्राइडे या सैटरडे को दूंगी, एक दिन टेस्ट लेके दूसरे दिन जब डिस्कस करेंगे सिलेबस पूरा हो जाएगा, तब टेस्ट मिल जाएगा। अनदर गुड। हाँ जी, अब नई बुक के हिसाब से देखें सर्कल्स हमारा कितना है, डन दिस मच, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट जो हमें चैप्टर स्टार्ट करना है वो है चैप्टर सर्कल। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इतना डिटेल भी नहीं है जितना ये बन जाता है, क्योंकि अब तो काफी कुछ इस चैप्टर में डिलीट हो चुका है नई बुक के हिसाब से। ठीक है, तो थोड़ी सी चीजें तो हमें इसमें याद करनी है। सी दिस इज मोर ऑफ कॉन्सेप्ट, बहुत सारी चीजें आपके ऊपर थोपी जाएंगी, आपको बहुत सारी चीजें सिखाई जाएंगी, सर्कल में पार्ट्स क्या होते हैं, किसको क्या बोलते हैं, और हर एक के रूल हैं। पर ब्यूटी ऑफ सर्कल इज हर एक चीज ना आपस में बात एक ही कह रही है। एंड में आकर ना
एक ही चीज है, उसको डिफरेंट डिफरेंट वे से कहा जा रहा है, पर बात उसका मतलब एक ही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सेमी सर्कल है, ठीक है, तो समटाइम्स इट सेज उस पर जो डायमीटर है ना, उसने 180 डिग्री का एंगल बना दिया सर्कल में, है ना। तो बात तो सेमी सर्कल की हो रही है, बस उसको ट्विस्टेड वे में आपको देखकर बता दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट सर्कल। मुश्किल इससे लगता है क्योंकि एक चीज ने एक कही, दूसरी ने भी वही कही, पर हमें लगता है नहीं जी अलग अलग बात हो रही है, ठीक है। तो सर्कल्स का, इसमें कितनी एक्सरसाइज रखी हुई है नई वाली बुक में? इट्स मोर ऑफ कॉन्सेप्ट, और 3 एक्सरसाइज है, वेरी गुड, ठीक है। और दूसरी चीज इसमें पता क्या बात है सर्कल्स में, और दूसरी चीज या और एक चीज है, हम एक सर्कल में 2 चीजें बनाते हैं, या 2 सर्कल्स में वही एक सेम सेम चीज बना रहे हैं, ठीक है। वी टॉक अबाउट 1 सर्कल और वी टॉक अबाउट 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। छोड़ दो, वी टॉक अबाउट 1 सर्कल और वी टॉक अबाउट 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, बात सेम ही है। समझ में आ गया? जैसे कि हमारे पास आ जाता है सर्कल्स का पहला कॉन्सेप्ट, जिससे मैं स्टार्ट करती हूँ कि सर्कल्स होते क्या है ना। तो सर्कल क्या होता है? सर्कल में हमने कहा, बेसिक डेफिनेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स। उसके लिए वर्ड यूज करते थे लोकस, पर क्योंकि आपको लोकस वर्ड नहीं है, कहीं भी आपने नहीं पढ़ा हुआ, लोकस होता है पाथ, पाथ टेकन बाय अ पॉइंट। हमने उसे किसी कंडीशन पे सेट कर दिया। जैसे मैं सिंपल सी बात बताऊं, मैं आपको रस्सी से बांध दूं, है ना, और आपको एक सड़क पे जाना है, तो आप उस रस्सी के साथ कौन सा पाथ ले रहे हो? स्ट्रेट जा रहे हो, स्लैंट में जा रहे हो? बट आपको एक, जैसे एक लाइन, जैसे आप शॉपिंग मॉल्स में या कहीं आप विजिट करते हो, तो एक लाइन नहीं बनी होती कि ऐसे ही जाना है, फिर यहाँ से ऐसे घूम कर आना है, फिर ऐसे घूम कर आना है। तो आपको जो पाथ दिया हुआ है एक सेट कंडीशन के अकॉर्डिंगली, है ना, उस पाथ को हम कहते हैं लोकस। तो ऐसे ही हमने क्या किया, हमने कंडीशन रखी कि एक पॉइंट फिक्स कर दो और एक डिस्टेंस फिक्स कर दो। अब आपने इस पॉइंट को, ये तो फिक्स पॉइंट है, डिस्टेंस भी फिक्स है, आपने इस पॉइंट को मूव करना है। कंडीशन ये है कि डिस्टेंस इतना ही रहेगा हर बार, ठीक है। तो जब आपने ये पाथ ट्रेस किया, तो हमारे पास क्या बन गया? सर्कल। मैं स्कूल में थी ना, आई रिमेम्बर, ग्राउंड पे खड़े थे, तो पीटी सर ने कहा कि सर्कल ड्रॉ करना है। तो वो सब बच्चे हाथ पकड़ के खड़े हो जाते हैं, तो उनसे सर्कल ड्रॉ नहीं हो रहा था प्रॉपरली। तो ही सेड आई विल ड्रॉ सर्कल, आई विल मार्क अ सर्कल। मुझे आज भी याद है, मैंने अपने रेनॉल्ड्स का पेन लिया, एक स्ट्रिंग लगाई, क्योंकि वो स्पोर्ट्स डे की प्रैक्टिस हो रही थी, तो उन्हें सर्कल मार्क करना था। तो उसने कहा मैं अभी करवा देता हूँ, जो वर्कर आया वो मिट्टी चूना लेकर आया ना, तो कहते मैं अभी करवाता हूँ। उसने कहा ये पकड़ के खड़े हो जाओ, रस्सी लेकर कहता दूसरा पेन वहां लगा दिया, नाउ जस्ट ड्रू आउट। उसने रस्सी जोर से पकड़ कर रखी हुई थी उन्होंने, यहाँ पे पेन से फंसाकर, और एक जगह नेल रखी कि बस उस पर लाइन कर दो। तो जब मैं ये चीज समझाती हूँ, सच में मुझे वो प्रैक्टिकली याद आता है कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल वे से उन्होंने सर्कल ड्रॉ करवाया था, कि एक पॉइंट फिक्स था, रस्सी कह दी, और उस आदमी को कहा कि तुम भागो बस यहाँ, फटाफट से, मेरा डिस्टेंस फिक्स है, तू रस्सी खींचते हुए बस बिल्कुल भाग अराउंड। और उसने फटाफट से एक परफेक्ट सर्कल बनाकर प्रेजेंट कर दिया, उसको चूना लगा दिया कि हाँ मेरा काम हो गया, ठीक है। तो आपने रेडियस फिक्स कर दी, रस्सी की लेंथ फिक्स कर दी कि मुझे 10 मीटर का चाहिए, जो प्रैक्टिकली होता है। तो ऐसे ही एक सर्कल बनता है, फिक्स्ड पॉइंट, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स। उन पॉइंट्स की खासियत क्या है कि वो इस फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो जो ये इक्वल डिस्टेंस होता है, इसे हम बोलते हैं रेडियस। फिक्स्ड पॉइंट होता है सेंटर ऑफ द सर्कल, और जब पॉइंट्स को इकट्ठा करके हमने जो बाउंड्री बनाई, उसको हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस। और फिर जो अंदर स्पेस आ गई, उसको हम बोलते हैं एरिया। क्लियर हो गया, है ना। अब इसके बाद अगर रेडियस को हम 2 बारी बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन सेंटर से पास करते हुए बना देंगे, तो रेडियस के साथ हमारे पास क्या बन जाती है? डायामीटर। तो डायामीटर इज अ स्ट्रेट लाइन। ऑब्वियसली इट इज इक्वल टू 2r, लेकिन 2r तो ये भी इक्वल होता है ना। इफ आई मेक इट एज पॉइंट बी, इसको a, ये सेंटर o और ये c, तो AC इज डायामीटर, बट AB इज नॉट द डायामीटर, क्योंकि AB स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो डायामीटर एक स्ट्रेट लाइन है। क्लियर हो गया। फिर कहा जाता था कि अगर एक पॉइंट है, अब सर्कल में ना ऐसा बनाने के बाद ना 3 पोर्शंस बन गए सर्कल में, 3 हिस्से बन गए सर्कल में। एक हुआ इनसाइड, और एक हुआ आउटसाइड, और एक हो गया ऑन द सर्कल। तो इसको इंटीरियर भी बोलते हैं, इसको एक्सटीरियर भी बोलते हैं, और इसको ऑन द सर्कल भी बोलते हैं। अंदर पॉइंट कब होगा? जब उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर रेडियस से कम होगा।
डिस्टेंस मतलब अगर पॉइंट P लिखना है मुझे, डिस्टेंस OP इज लेस देन रेडियस, तो वो पॉइंट अंदर है। डिस्टेंस OP इज मोर देन रेडियस, तो वो पॉइंट बाहर है। और जब डिस्टेंस OP इज एग्जैक्टली इक्वल टू रेडियस, तो वो सर्कल के ऊपर होगा। इसके अलावा और कोई कुछ नहीं हो सकता। इतना क्लियर हो गया हमें? ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, जितना आपने क्लास 6 में या उसने कहा है कि जितना भी क्लास 7th 8th में जितना भी सर्कल्स के बारे में पढ़ा, वो सब एक बार रिवाइज करेंगे। तो सर्कल में ना इतना तो हमें पता लग गया, फिक्स पॉइंट, रेडियस, और सर्कल को ड्रॉ भी कर सकते हो, है ना। और कलेक्शन है, जिसे हम ये भी कहते हैं कि सर्कल इज अ पॉलीगन विद इनफाइनाइट साइड्स। साइड्स को, अगर एक पॉलीगन की साइड्स को, पॉलीगन एन साइडेड फिगर होता है ना, तो 100 साइड्स का भी आप पॉलीगन ड्रॉ कर सकते हो, 200 का, 1000 का। पर वो जब सर्कल की साइज बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए, इनफाइनाइट हो जाए पॉलीगन की, तो वो सर्कल बन जाता है। जिसे कैसे समझना है, पेंट लेना, पेंट में सर्कल बनाना, उसको जूम इन करते रहो जब तक उसके पिक्सल्स फट ना जाए, है ना। आपके पिक्सल्स जो है आपको वो ब्रेकिंग में दिखेंगे, एक्चुअल में सर्कल आपको छोटे छोटे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स दिखेगा, मतलब छोटी छोटी लाइंस, ऐसे ऐसी लाइन जैसे दिखेगी, मतलब वो ऐसे डिस्टॉर्टेड सा दिखेगा। ठीक है, तो ये कर लेना, व्हिच वी से सर्कल इज अ पॉलीगन विद इनफाइनाइट साइज। अब सर्कल के कुछ पार्ट्स हमें करने हैं, कि मैंने सर्कल ड्रॉ किया, है ना। अब इस सर्कल पर ऑन द बाउंड्री मैंने 2 पॉइंट्स मार्क किए, ए बी। तो जब हम सर्कल पे चलकर ए और बी तक पहुंचते हैं, इसे स्टार्ट होकर बी तक पहुंचा, तो इसे हमने कहा आर्क ऑफ द सर्कल। ठीक है, छोटी वाला पोर्शन है, मतलब मैं यहां गई, छोटा डिस्टेंस कवर किया तो माइनर, और अगर बड़ा किया तो मेजर। ठीक है ना। और समटाइम्स यहाँ पर मैंने x लिख दिया और यहाँ पर मैंने y लिख दिया, तो इफ आई टेक AXB दैट इज द माइनर आर्क, वो सिर्फ इतना शो करने के लिए कि हमने कौन सी डायरेक्शन ली है। उन दोनों पॉइंट्स के बीच में आई फिक्स अनदर लेटर जस्ट टू फिक्स द डायरेक्शन, कि हम वहां मूव कर रहे हैं, आपको स्पेसिफाई करने के लिए AB। तो अगर मैं AB लिखती हूँ, आप कहोगे मैं वैसे जा रहे हो या ऐसे जा रहे हो। समझ में आ गई बात? ये तो इसलिए ये कंफ्यूजन भी हम दूर कर देते हैं, ये होगी मेजर आर्क। अब ऐसे ही ए और बी को हमने जब ज्वाइन कर दिया, तो एक लाइन बन गई जिसे हमने कहा कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ए बी इज कॉर्ड, अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो कॉर्ड ऑफ द सर्कल। और इससे भी एक चीज आती है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ठीक है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। और अगर हम इस कॉर्ड के साथ सर्कल को देखते हैं, अब मैं क्या करती हूँ, मैंने सर्कल ड्रॉ किया, कॉर्ड बनाई, सिजर ली, इसे कट कर दिया, तो 2 हिस्से हमारे पास हो जाएंगे, एक छोटा एक बड़ा। तो जो हिस्सा अलग हो गया है, जिसे मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, हमने ये 2 हिस्से ऐसे अलग कर दिए, तो दिस इज कॉल्ड द माइनर, छोटे वाले को सेगमेंट, एंड दिस इज कॉल्ड द मेजर सेगमेंट। तो आर्क क्या होती है, कॉर्ड क्या होती है और सेगमेंट क्या होती है, समझ में आ गया? ठीक है, अब इस कॉर्ड के एंड पॉइंट्स को अगर मैं सेंटर के साथ ज्वाइन कर दूं, ठीक है ना, ट्रायंगल तो अलग बात है। तो अब देखो ना, मैंने कहा था ना, बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो जाती है, कह सारे एक ही बात रहे हैं, लेकिन 3 अलग अलग चीजें अपने पास आ गई। ठीक है, तो मैं अब फिगर अलग लूंगी। आपको आर्क समझ में आ गई थी, यू अंडरस्टूड आर्क, है ना। फिर मैंने कॉर्ड ड्रॉ की, तो मेरे पास सेगमेंट समझ में आ गई। अब मैंने क्या किया, सर्कल लिया, सेंटर लिया, आर्क ली हुई थी, आर्क के एंड पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन कर दिया। तो जो ये सारा पोर्शन देखो, यहाँ से कर्वी है और यहाँ से स्ट्रेट लाइंस है, इसको हम बोलते हैं सेक्टर ऑफ सर्कल। प्रैक्टिकली नेक्स्ट क्लास में सेक्टर वाले फॉर्मूला भी करोगे। ठीक है, अब तुमने कहा था ये तो ट्रायंगल है, एंगल ट्रायंगल है एओबी। अब ट्रायंगल है तो उसका कोई एंगल भी होगा, है ना। अगर मैंने कॉर्ड को ड्रॉ कर दिया, तो एंगल एओबी इज एंगल मेड बाय आर्क एट द सेंटर। ठीक है, अब क्योंकि मैं आर्क को देख रही हूँ, तो आर्क एट द सेंटर। अगर मैं कॉर्ड बना दूं, तो ऑब्वियसली कॉर्ड ने भी बनाया है। समझ में आ गया? और अगर मैं सेगमेंट में कहूँ, तो ये मेजर सेगमेंट में है, लेकिन बनाया तो माइनर सेगमेंट ने है। ठीक है, राइट।
तो ये कभी कभी सेगमेंट वाला भी आ जाता है कि ये मेजर सेगमेंट में माइनर सेगमेंट से बना हुआ एंगल है। एंगल वही है, बट 3 डिफरेंट तरीकों में हमने उसे देखकर बात कर ली। समझ में आ गया इतना, राइट? तो सबसे पहला रूल जो हम करेंगे, ठीक है ना, सबसे पहला रूल जो हम फॉलो करेंगे, एवरीथिंग एल्स। और इससे पहले मैं जरूर चाहूंगी कि इसका ना 10.1 एक्सरसाइज हुआ करती थी, है ना? अगर पिछली बुक्स है ना आपके पास, थोड़ा सा इनका रिविजन ना, इसमें बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, एनसीईआरटी की ना खासियत ये हुआ करती थी, उसने ना थ्योरेटिकल पार्ट बहुत अच्छे से दिया होता था पहले भी। तो कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स पुरानी वाली बुक में लिखा हुआ है। इन अ प्लेन विच आर फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन इज कॉल्ड अ सर्कल। तो इंटीरियर एक्सटीरियर सर्कल पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। all diameters have the same length which is equal to 2 times radius. ठीक है? So how many diameters does a circle can have? Infinite. ठीक है? And piece of circle अगर हमने between 2 points लिखा तो वो arc बन जाएगा, minor arc, major arc हो गया। Length of complete circle is called circumference. Region between chord and either of arcs is segment. 2 types of segments हो गई, minor and major. और फिर sector हो गया, जो मैंने आपको समझाया। ये सारा इसमें 2 पेज में एक्सप्लेन किया है। तो अब हमारे पास है एक्सरसाइज 10.1 में ना ट्रू फॉल्स और वो क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, फर्स्ट पार्ट द सेंटर। बिल्कुल चाहूंगी कि ये क्वेश्चंस ना कर लो, क्योंकि ना इसमें ना कंफ्यूजन और प्लस 1 मार्क के क्वेश्चन समटाइम्स किसी स्कूल के टीचर को ना लगता है कि आना चाहिए। द सेंटर ऑफ सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल, इंटीरियर, एक्सटीरियर, इंटीरियर। मैंने इसकी बुक से क्लिक करके लिखना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, the center of the circle lies in the interior of the circle. A point whose distance from the center is greater than its radius lies. A point whose distance from the center of the circle is greater than its radius lies in the exterior of the circle. ये देख 2 मिनट लगेंगे, काफी देर से ओपन नहीं किया ना। ठीक है ना? अब न्यू बुक्स में नहीं है, पुरानी वाली बुक्स में है। ठीक है, lies in the interior of the circle. The next a point whose distance from the center of circle is greater than its radius lies in the exterior of the circle. The longest chord of the circle is the diameter of the circle. An arc is a dash when its ends are the ends of diameter. उस आर्क को क्या बोलते हैं? सेमीसर्कल। ठीक है, तो यही मैं बता रही थी। ये ना किसी उसमें आया हुआ था, एमसीक्यू में किसी पेपर में आया था आज से 2 साल पहले। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज रीजन बिटवीन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। सेगमेंट क्या होती है? आर्क एंड सेगमेंट, आर्क एंड ये क्या बना? कॉर्ड। सेगमेंट ऑफ द रीजन इज द रीजन। सेगमेंट मैंने कैसे बनाई थी? सर्कल लिया था और कॉर्ड बना दी थी। तो ये एक सेगमेंट, ये एक सेगमेंट, आर्क है और उसमें कॉर्ड है। वो कॉर्ड डायमीटर भी हो सकती है, कोई भी कॉर्ड हो सकती है। A circle divides the plane on which it lies in how many parts? 3 parts. एक सर्कल के बाहर, एक सर्कल के अंदर, एक सर्कल के ऊपर। ठीक है ना? एक उसकी बाउंड्री वॉल पर। क्लियर हो गया इतना? क्लास में नहीं करवाया ये, पेपर में डाल देंगे, क्लास में नहीं करवाते। ठीक है, समथिंग आई रिमेम्बर। 3 parts, the chord, बिल्कुल ठीक है। अब आ line segment joining center to any point on the circle is radius of the circle. Center to any point on the circle. True. A circle has only finite number of equal chords. False. It can have infinite number of equal chords. ठीक है?
Next, if a circle is divided into 3 equal arcs, each is a major arc. थ्री इक्वल आर्क्स सर्कल में एंगल कितना होता है 360. अपने 3 इक्वल पोर्शंस पर डिवाइड किया है तो हर एक क्या हो गया 120 ईच हो गया है ना. हाँ तो मेजर आर्क माइनर आर्क हमने एंगल के बेसिस पे तो कहा ही नहीं हमने. ठीक है. तो ईच इज कॉल्ड एन आर्क. ऑल ऑफ देम आर इक्वल. हम मेजर माइनर सिर्फ छोटे बड़े में करते हैं. जब सारे इक्वल है तो उसमें मेजर आर्क माइनर आर्क नहीं होगा. तो मेजर आर्क माइनर आर्क हमने एंगल के बेसिस पे डिसाइड नहीं किया, सिर्फ साइज के बेसिस पे डिसाइड किया है. जब तीनों इक्वल है तो दोनों इक्वल आर्क्स बने हैं. पर हाउ कैन आई से कि वो मेजर आर्क्स है. आर्क्स को हम एंगल के बेसिस पे डिसाइड नहीं करते. ठीक है. तो दिस इज फॉल्स. हाँ अगर ये कहा जाएगा कि हमने दो आर्क्स बनाई, एक का एंगल 60 डिग्री था और एक का एंगल 120 डिग्री है, तो 120 डिग्री वाला मेजर आर्क है. बिल्कुल ठीक है. 60 वाला माइनर आर्क हो गया और बाकी जो बचा उससे छोटे बड़े वाला जो जितना रह गया ये वाला, तो ये मेजर आर्क. क्लियर हो गया. देन a chord of the circle which is twice as long its radius is diameter of the circle. chord का है ना स्ट्रेट लाइन है. sector is the region between chord and the corresponding arc. false. radius होती है. sector ये पोर्शन होता है radius and arc. sector is the region between chord and the corresponding arc. क्लियर हो गया. अब आ जाते हैं. अब जो हमारा मेजर सर्कल्स का रूल याद होगा, शुरू होगा चैप्टर और जितना हमें पढ़ना भी है इसमें. क्लियर हो गया. हमने कॉर्ड किया. अब जो चीज मैं सिखाऊंगी ना वो कॉर्ड के केस में भी है, वो आर्क के केस में भी है. वो कॉर्ड आर्क दोनों में यूज होगा. ठीक है. तो बुक में लिखा हुआ है एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट अ पॉइंट. तो वो कहता है एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड. और ये ना कहीं आर्क भी होता ही है क्योंकि कॉर्ड भी तो आर्क के एंड पॉइंट से बनती है ना. तो हमने सर्कल पे चलकर देखा तो वो आर्क है. हमने स्ट्रेट लाइन से देखा, एरो शूट किया, उसका पाथ देखा तो वो कॉर्ड है. समझ में आ गया. तो इसका मतलब उसने कहा कि अगर आपने एक आर्क ड्रॉ की है तो आपने उस सर्कल पर ना चाहते हुए भी एक आर्क कॉर्ड तो ड्रॉ करी दी. कॉर्ड ड्रॉ किया तो आर्क भी मार्क हो गई. ठीक है. तो एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एक तो करती है वो सेंटर पे, एक है सेंटर के अलावा कोई भी पॉइंट विच इज इनसाइड द सर्कल, और एक होता है ऑन द सर्कल, और एक होगा आउटसाइड द सर्कल. 3 तरह के एंगल सपोर्ट कर सकती है ना. ठीक है. तो जो हम स्टडी करते हैं वो ये वाला होता है. इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से जहां मर्जी रख दो. अब इसके बारे में आई कैन नॉट बी वेरी फिक्स्ड कि नहीं ऐसा ही होगा. कोई यहाँ बना देगा, कोई इसको यहाँ ले जाएगा, कोई यहाँ ले जाएगा. बट इफ इट्स ऑन द सर्कल इट हैज अ वेरी प्रिसाइज लोकेशन. सर्कल की रेडियस फिक्स है. अगर आपने कहा कि मैंने सर्कल पे ड्रॉ किया है, कॉर्ड तो एक ही बनी है. ज्वाइनिंग पॉइंट्स की बात नहीं. देखो अगर एक पॉइंट सर्कल पर है तो आपको पता है ना वो कहाँ है. आपने कहा अच्छा रेडियस इतनी है, वो सर्कल पे पॉइंट है. ठीक है ना. आप उसको फिर भी फिगर आउट कर सकते हो. मैंने कहा अंदर लिया, सर्कल के अंदर एक पॉइंट लो, तो आप आस पास, इसके बिल्कुल पास, दूर, कहीं भी जा सकते हो. है ना. तो वो लोकेशन ढूंढनी मुश्किल है. बट अगर सर्कल पर है तो वो मुझे पता है कि कहीं ना कहीं आई हैव अ फिक्स्ड बाउंड्री फॉर दैट सर्कल. अगर ऐसे मैं आउटसाइड लेती हूँ तो अगेन दैट इज नॉट डिफाइंड. इसका उधर ले जाओ, उधर ले जाओ. ठीक है. इसीलिए तो हम जो डिस्कस करते हैं वो है ऑन द सेट, एट द सेंटर, ऑन द सर्कल. अच्छा ऑन द सर्कल ऐसा भी हो सकता है. क्लियर हो गया. तो एक एंगल है एंगल एओबी, एंगल मेड बाय कॉर्ड एट द सेंटर. ठीक है. एक ले लेती हूँ एंगल ए सी बी और एक एंगल ए बी. एंगल ए सी बी, कॉर्ड तो ऑफ कोर्स हमारे पास ये थी. एंगल ए सी बी
बड़ी वाली कॉर्ड में, बड़ी वाली सेगमेंट में है या छोटी वाली सेगमेंट में है? बड़ी। तो दिस इज एंगल मेड बाय कॉर्ड इन मेजर सेगमेंट। और एडीबी क्या है? एंगल मेड बाय कॉर्ड इन माइनर सेगमेंट। समझ में आ गया? तो एक कॉर्ड जो है वो तीन तरह के एंगल बनाती है। एक एंगल ऑन द सेंटर, एट द सेंटर, एक ऑन द सर्कल जो एक मेजर सेगमेंट में हुआ या माइनर सेगमेंट में हुआ। ठीक है, कितना क्लियर हो गया? तो अब जो हमें करना है, सबसे पहले रूल, एंगल समझ में आ गया ना, कॉर्ड ने जो सबटेंड किया। अब मैं क्या करती हूँ, जितनी मैंने ए बी कॉर्ड ड्रॉ किया ना, ऐसे मैंने एक कॉर्ड ड्रॉ कर ली, लेट मी से पी क्यू। ए बी और पी क्यू इक्वल थे इन लेंथ। तो यहां से रूल निकलता है, एंगल मेड बाय कॉर्ड एट द सेंटर बाय वन कॉर्ड विच इज इक्वल टू अदर कॉर्ड, है ना। जिसे हम लिखते हैं इक्वल कॉर्ड्स। फर्स्ट रूल लिख लो, आपकी बुक में लिखा भी हुआ है, इक्वल कॉर्ड्स मेक इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। साइंस का टेस्ट क्या बहुत ज्यादा हुआ इधर पर? इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। हाँ हाँ, बस इसी को समझना है। अब ये कॉर्ड कहूं या आर्क कहूं, बात तो वही है। कॉन्ग्रुएंसी हो गई, है ना। ये थ्योरम भी बन के आती थी पहले कि प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल टू द सेंटर। तो आप कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेते थे कि हाँ अभी भी है ना। तो आपने कहा कि ये और ये इक्वल है, देन यू हैव दिस इज इक्वल टू दिस रेडियस, both the triangles are congruent, this angle is equal to this angle, hence equal chords subtend equal angle at the center। अब उसके पता क्या आती है, बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो जाती है। अब इक्वल कॉर्ड कहाँ है, या फिर मैं क्या कहूँ, एक तेरे को सर्कल दूं, एक तुम्हें दे दूं, है ना। दोनों को कहूँ इक्वल, एक 4 सेंटीमीटर की कॉर्ड उसमें ड्रॉ कर तुम्हें भी कह दूं, तो दो एंगल इसका होगा, वही एंगल इसका होगा। इसका मतलब मैं क्या कह रही हूँ, टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। ठीक है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ a circle या equal chords of two congruent circles subtend equal angles। बात एक ही है ना। बस यही कंफ्यूजन तो दिमाग में ना घुमाने वाली बात है। सर्कल भी ना वो गोल गोल घुमाता है एक तरह से, सीरियसली। बिकॉज मैंने क्या कहा था कि इसमें क्या होता है कि एकदम से इंफॉर्मेशन पहले पाइल ऑन की, इक्वल कॉर्ड्स है, पहले तो आर्क, कॉर्ड और सेगमेंट, इनको समझते हैं, फिर सेक्टर आ जाता है ना। अब इन सब से बाहर निकलोगे, मैं आपको रूल समझाने शुरू कर दूंगी, इक्वल कॉर्ड्स है, फिर मैं कहूंगी इक्वल आर्क्स भी है, तो आप कहोगे कॉर्ड वाला था कि आर्क वाला था? आर्क भी वही है, कॉर्ड भी वही है। समझ में आ गई बात? ये सिर्फ सर्कल कंफ्यूजिंग क्यों लगता है, बिकॉज इट इज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एट द ऑनसेट, आपको सब छूट देगा। पर बहुत ही इजी उतना क्यों है, क्योंकि उसने यूज ट्राइंगल्स में करना है, कॉन्ग्रुएंसी करना है, रेडियस होगी, वही सब चीजें हम यूज कर रहे हैं, कुछ नहीं, बस इसमें ये रूल प्रूव करना है। तो दिस इज अ थ्योरम, इक्वल कॉर्ड्स मेक इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, या जिसे कहा जाता है, ठीक है, या जिसे कहते हैं इक्वल कॉर्ड्स ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इसका इसका कन्वर्स भी ट्रू है। इसका कन्वर्स क्या कहता है कि अगर एंगल्स इक्वल है तो कॉर्ड्स भी इक्वल होंगी। इस दो कॉर्ड्स मैंने कहा, और मैंने कहा मेरा एंगल 60 डिग्री बन रहा है, आपने कहा मेरा वाला भी 60 है, सर्कल भी सेम है, ये नहीं कि मैं 4 का बना रही हूँ, 5 वाला बना रही हूँ। इफ आई से एंगल मेड बाय माय कॉर्ड एट द सेंटर इज 60 एंड विद द सेम रेडियस, आपने भी वही सर्कल ड्रॉ किया और आपने भी कहा वही 60 डिग्री एंगल है, तो अगर हम मेजर करेंगे दोनों की कॉर्ड्स भी इक्वल होंगी, दोनों की आर्क्स भी इक्वल होंगी। ठीक है, कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। समझ में आ गया इतना? नेक्स्ट है, ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट पे 10.1 9.1 पर आ जाओ। अच्छा 9.1 एक्सरसाइज आ गया, हाँ 9.1 है क्योंकि वो डिलीट हो चुका है चैप्टर। तो एक्सरसाइज 9.1 में आ जाओ। अब जो चीज मैंने आपको समझाई है ना, वो इज रिकॉल टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई। एक्सरसाइज 9.1 कहते हैं दो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब उनकी रेडियस सेम होती है, वो तो हमने कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ा ही था, है ना। तो कहते हैं कि प्रूव दैट chords equal chords of congruent circles subtend equal angles at the center CD। हाँ बस, और इसका सेंटर पी है। बस पता क्या है, बनाने वाला डिफरेंट हो जाएगी चीज, कि आपने यहाँ सेंटर पी कहा, AO इज इक्वल टू CP,
BO is equal to GT. Congruent triangles हो गए, angle AOB is equal to angle CPD, therefore equal chords of congruent circles subtend equal angles at the center. ठीक है, इसका फिर सेकंड क्वेश्चन जो है इसी का कन्वर्स है कि प्रूव दैट इफ congruent circles subtend equal angles at center then the chords are equal. तो वो होगा कि एंगल्स इक्वल है तो आप एसएएस रूल से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दोगे। बात समझ में आ गई इतनी? ठीक है, तो यहीं पर क्लास को एंड करते हैं क्योंकि अब जो नेक्स्ट स्टार्ट होगा ना वो फिर लंबा चलेगा। तो क्या हो गया, वो क्वाड्रेंट बन गया, उसका भी क्वाड्रेंट सेम है, उसका भी क्वाड्रेंट सेम है। मतलब कि स्कूल प्रोजेक्ट मिलता है या फिर एक किसी डेकोरेशन बनानी होती है तो आपको बहुत सारे सर्कल कट करके देते हो, आप सेम एंगल की कटिंग सभी को इकट्ठा पकड़ कर आपने कटिंग कर दी 90 डिग्री की, तो सभी आपकी आर्क्स जो है वो इक्वल निकलेंगी। सभी ऑनलाइन आ रहे हैं, क्यों? टेस्ट है साइंस का इसलिए कोई बहुत